चलिए भाई आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था, कनेक्टेड बॉडीज के बारे में ना। बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। मैं आपको फिर बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम्स सारी की सारी कहीं भी आ सकती है, कहीं भी पूछी जा सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बेसिकली यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और तीनों बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो गई तो फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिए जब तक आपको सारी बातें दिमाग में नहीं बैठ जाती हैं, ठीक है। और है टॉपिक आसान सा है बट इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं लोग, और सबसे पहले देखते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अभी तक आपने इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम्स नहीं की है। एक आध बच्चों को काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम मिली थी इंक्लाइंड प्लेन की, तो मैंने बोला था छोड़ दो यार, लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है इसमें एक्सेलरेशन का, जो कि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। देखिए भाई इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन दिस इज फिक्स, दिस इंक्लाइंड प्लेन इज फिक्स एंड फ्रिक्शनलेस, ये स्मूथ है एंड इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। और हमें पता करना है किसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो यार ये फ्री नहीं मूव कर पा रहा है ना। अगर ये कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है। अभी हमने इसको ऐसे सपोर्ट देके थोड़ी सी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। ये फ्री फॉल नहीं कर पा रहा है, यहां से रिस्ट्रिक्शन आ गई तो उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा क्या करता है, चेंज कर जाता है। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रही हैं। तुम लोग एफबीडी बनाते हैं, है ना, अलग बनाएंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप साथ में बना सकते हो, बट अभी आप फिलहाल इसको अलग बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस हैं आप सोचिए। 1, 2, 3 2 फोर्सेज हैं। जो सबसे पहले फोर्स आएगी दैट इज mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड, और यहाँ पे भाई कोई रस्सी वस्सी तो लगी नहीं है तो टेंशन का तो सवाल नहीं उठता है ना। यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन आएगी एंड दिस विल बी, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगी, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। टुवर्ड सरफेस आएगी या ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं टुवर्ड सरफेस, या मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एक्शन। टुवर्ड सरफेस होती है, आपको बार बार बोल रहा हूँ नीचे मत बना देना गलती से, है ना। ये इंक्लाइंड प्लेन, अब थोड़ा फील भी कर लिया करो। ये इंक्लाइंड प्लेन का, ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन को दबा रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, तो ये इसको इंक्लाइंड प्लेन को दबा रहा होगा अपने वेट कंपोनेंट की वजह से, और ये इस पे नॉर्मल एक्शन करा रही होगी, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन में। देखो इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग एक्सेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना है, एक्स और वाई पे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उधर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी आपको, ये आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, जिधर ब्लॉक जा रहा है उधर एक्स ले लो। तो ब्लॉक इधर आ रहा है तो दिस विल बी एक्स, और एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर बना लो। तो इस लाइन को नोट करिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्स एक्सिस इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। In problem solving, x-axis is taken along the direction of acceleration and y-axis is taken perpendicular to acceleration, ठीक है। ये हर बार हम करेंगे जब भी होगा। देखो भाई मैंने x और y बना दिया, तो देखिए भाई x का mg का एक कंपोनेंट ये आएगा और mg का एक कंपोनेंट ये आएगा। एंगल देख लेते हैं कितना एंगल है ना, ये एंगल है कितना होगा, दिस विल बी थीटा, है ना। तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो दिस इज 90, और ट्रायंगल में इसका सम 180 होता है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ये 90 परपेंडिकुलर बना दिया तो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो यहां पे बनाते हैं दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा।
ठीक है। क्यों किया, इसलिए किया ऐसा क्योंकि मुझे पता है कि mg कंप्लीटली काम नहीं कर पा रहा है, mg का कंपोनेंट इसको नीचे ला रहा है। आप सोचो ना, अगर फ्री फॉल करता तो पूरा mg इसको नीचे गिराता, अभी पूरा mg गिरा नहीं पा रहा है, ये प्लेन आ गया, तो mg का वेट का जो कंपोनेंट होगा वो इसको नीचे लाएगा ऐसे, कंपोनेंट ऑफ वेट। दिस इज mg, दिस एंगल थीटा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। जब थीटा होता है तो mg cos थीटा आता है। अब बताइए y में कोई मोशन हो रही है? भाई ये तो y नहीं जा रहा ना, तो ब्लॉक ऊपर उछल के जा रहा है ना, इसके अंदर जा रहा है, y में मोशन नहीं हो रही, ये सिर्फ अराउंड इंक्लाइंड मूव कर रहा है। तुमको पता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होती वहां पे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। मैं लिखूंगा कि सारे फोर्सेस का सम जो y में आएगा दैट विल बी 0, या सीधे बोले तो n ऊपर है mg cos थीटा नीचे है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, नॉर्मल एक्शन की ये वैल्यू होती है। फिर बोल रहा हूँ कि नॉर्मल एक्शन हमारे बहुत काम आएगी जब हम लोग फ्रिक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉर्मल एक्शन, मतलब ये कितने, व्हाट इज नॉर्मल एक्शन मतलब ये कितने फोर्स से इस सरफेस को पुश कर रहा है, दबा रहा है। दिस इज फोर्स, ये पुशिंग फोर्स आ गया, दिस फोर्स mg cos थीटा। अगर ये ऐसा रखा होता तो आपको पता है कि पूरे वेट से दबाता है ना। जब कोई बॉडी बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे होती है तो उसको पूरे वेट से दबाती है, आप उसको घुमाते जाओगे ऐसे तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और यहाँ से हमको पता चला कि mg को, अगर थीटा को 90 कर दे तो आपको पता है थीटा को 90 कर दे तो नीचे गिर जाएगा, इसको पुश नहीं करेगा, नॉर्मल एक्शन विल बी 0। ठीक है, तो इंक्लाइन को चेंज करने के साथ साथ नॉर्मल एक्शन भी चेंज करती जाती है। थीटा 0 करोगे तो इट विल बी मैक्सिमम, और थीटा जितना ज्यादा होगा नॉर्मल एक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, याद रख लीजिए भाई, ये रटने की चीज है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल एक्शन mg cos थीटा होती है, या आपको रटा होना चाहिए, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है आपको बार बार, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो ये। ठीक है, चलो इसको कौन नीचे ला रहा है, इसको एक्सेलेरेशन कौन दे रहा है? तो हमें पता है कि जो x जो नीचे की तरफ फोर्स है वो इसको एक्सेलेरेट कर रही है, एक्सेलेरेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज ma, और जिसको एक्सेलेरेट कराएगा वो mg sin थीटा कराएगा, mg नहीं कराएगा इस बार। ठीक है, mg sin थीटा इज ma, एंड इन दिस केस a इज इक्वल टू g sin थीटा, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो कभी भी काइनेमेटिक्स में अगर आपको इंक्लाइन प्लेन दिखता है किसी प्रॉब्लम में, है ना, काइनेमेटिक्स में आपको इंक्लाइन प्लेन दिखता है किसी प्रॉब्लम में, तो आप समझ जाना कि वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल आपके जुबान में बैठा होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन इज g sin थीटा एंड नॉर्मल एक्शन इज mg cos थीटा। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम करा देते हैं, और आप लोगों ने पूछी भी थी मुझसे, मैंने कहा था मैं बात बताऊंगा। देखिए क्या प्रॉब्लम थी काइनेमेटिक्स में। प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी ने ढंग से इस इंगेज में सॉल्व किया होगा आपको मिली होगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी, एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज डायमीटर, और यहां पे मैंने ऐसे पतला सा वायर लगा दिया और इसमें एक बीड डाल दी, पर्ल टाइप का डाल दिया ना, और ये बीड इसके अंदर स्लाइड करती हुई आएगी ऐसे, समझे? स्ट्रिंग में एक बीड पड़ी हुई है और स्लाइड करती हुई आएगी, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज ऑब्वियसली डायमीटर होगी, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ आर। क्वेश्चन ये था, है ना, हमारे टाइम पे तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था यार, हमारी बुक में था, एकेडमिक की बुक में था ये, हमारे बहुत एग्जाम में पूछा जाता था। और एक हमने क्लाइंट यहाँ बना दिया ऐसे, ठीक है, और इससे एक बीड आ रही है, ठीक है, और ये एंगल थोड़ा बड़ा है, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो निकालना है कि कौन सी बीड पहले आएगी, ठीक, तो देखिए भाई क्या करना है, ये सेमी सर्कल बनेगा, आपको पता है कि सेमी सर्कल में ये एंगल 90 होता है, दिस एंगल इज 90। ठीक है, अब आपको पता है यार कि अलोंग द इंक्लाइन, जब भी कोई चीज इंक्लाइन पे मूव कर रही होती है तो जो उसका एक्सेलेरेशन होता है वो कितना होता है, दैट इज g cos थीटा, पर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन। ठीक, तो इसको अलग बना लेते हैं, ये हमारी स्प्रिंग हो गई, ये इसमें बीट पड़ी हुई है, दिस इज बीट, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये ऐसे स्लाइड करती हुई आ रही है। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब सारी कहानी लगाएंगे तो हमको पता चलेगा जो एक्सेलेरेशन होता है दैट इज g sin थीटा। अभी हमने प्रूफ किया है कि अलोंग द इंक्लाइन अगर स्मूथ है तो एक्सेलेरेशन इज g sin थीटा,
in this case this acceleration will be g sin 90 minus theta and that is g cos theta. हमें टाइम का रेशियो पता करना है, ठीक है, ये बीड यहां से आने का टाइम और इस बीड का यहां से आने का टाइम क्या होगा ये हमें निकालना है. एक्सेलेरेशन इज g cos थीटा, ठीक है. अब एक बात बताइए मुझे, ये लेंथ कितनी होगी? ये ट्रायंगल अलग बना लेते हैं, ठीक है. दिस इज 2r, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस इज 2r एंड दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, जिसका एंगल बनता है वो बेस होगा. दिस इज बेस, आपको पता चलेगा दिस इज 2r cos थीटा. ये हाइपोटेनस होगा ना 2r, तो दिस इज 2r cos थीटा. तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? दिस लेंथ इज 2r cos थीटा. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, देखना आपको वहां पे मिला होगा, ठीक है. अब मैं टाइम निकालना है आने का, हमें पता है कि s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग इंक्लाइंड मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, सो वी कैन यूज s इज हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज s? वी हैव 2r cos थीटा is equal to half. What about a, which is g cos theta and into t square. यहां से आपको पता चलेगा t की वैल्यू कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट r बाई t. ठीक है, 2r cos theta is equal to half g cos t square. तो सॉल्व कर दिए, ये वैल्यू आएगी हमारी 2 अंडर रूट r बाई g. ठीक है, क्या पता चला भाई? टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल. तो जितनी भी भीड़ होगी, चाहे इस एंगल पे हो चाहे यहां पे हो, इन सबके आने का टाइम सेम होगा. इवन इसका टाइम निकाल दो आप, ये जो सीधे गिर रही है, जो सीधे गिर रही है इसका टाइम कितना होगा? पता है, कोई चीज फ्री फॉल करती है उसका टाइम होता है अंडर रूट 2h बाई g. तो यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस इंटू 2r बाई g एंड दिस इज 2 अंडर रूट r बाई g. काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है, मैंने समझ नहीं बताई थी. चाहे तो बीट को आप यहां छोड़ दें, यहां छोड़ दें, यहां छोड़ दें, है ना, उसका एक्सेलेरेशन टाइम क्या होगा? टाइम विल बी सेम. बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन अलोंग द इंक्लाइन इज गिवन बाय g sin थीटा. एक्सेलेरेशन अलोंग इंक्लाइन इज गिवन बाय g cos थीटा, सॉरी g sin थीटा. भाई बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट हमें इसका रट्टा मार लेना है, ठीक है, इंक्लाइन. अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है. लिखिए आप लोग, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट. एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट. ठीक, देखो भाई क्या बात हो रही है. ये लिफ्ट, ठीक है, और सपोज से आपका यहां पे एक वेइंग मशीन है, दिस इज वेइंग मशीन, ठीक, और इसके ऊपर आप खड़े हैं ऐसे, ठीक है, या आप इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, लिफ्ट के ऊपर, ठीक है. तो वेइंग मशीन क्या रीड करती है पता है? वेइंग मशीन रीड करती है जिस फोर्स से आप वेइंग मशीन को पुश करते हो, है ना, वो फोर्स को रीड करती है वेइंग मशीन. आप कैसे फोर्स अप्लाई करोगे? क्योंकि आपको अर्थ खींच रही है ना, तो जितने फोर्स से अर्थ आपको खींचेगी उतने ही फोर्स से आप, और आप रुके हुए हो, आप वेइंग मशीन के ऊपर रुके हैं, अर्थ आपको पुल कर रही है नीचे, तो वेइंग मशीन से नॉर्मल एक्शन आएगी, ठीक है. तो जो वेइंग मशीन रीड करती है ना, वो रीडिंग पता क्या होती है? वो जो रीडिंग होती है वो आपका वेट नहीं होता है, इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन. ऐसा नहीं क्या वेइंग मशीन पे आपके पैरों के नीचे तो आपको उसका वेट आप उसी बराबर आएगा. एक केस ले लेते हैं, ठीक है. सो जो आपके नीचे पैरों के नीचे वेइंग मशीन है ना, और आप इतनी हाइट पे सेफ आप 5-6 फीट पे खड़े हो जाओ और वेइंग मशीन को बांध के जंप कर जाओ, पैरों के नीचे रख के वेइंग मशीन को, तो वेइंग मशीन में रीडिंग 0 आएगी. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेइंग मशीन भी फ्री फॉल कर रही होगी, आप भी फ्री फॉल कर रहे होगे, तो आप उसको दबा नहीं पाओगे, तो इन दैट केस रीडिंग विल बी 0. तो मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप वेइंग मशीन के ऊपर हो तो वो आपका एग्जैक्ट वेट देगा, वो वेट वेरी कर सकता है, ठीक है. तो लिफ्ट के केस में ऐसा ही होता है
कि जब आप वेइंग मशीन को लिफ्ट में रखते हो, उसका बटन ऑन करते हो वेइंग, और वो आपकी लिफ्ट ऊपर चलती है, तो आपको पता चलता है कि रीडिंग बढ़ गई। इस लाइन को नोट करना कि व्हेन लिफ्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट्स, बेसिकली जैसे लिफ्ट आप बटन दबाओगे लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी, तो आप देखोगे कि अचानक से उसका जो पॉइंटर है वो ज्यादा हो गया, और जब आप लिफ्ट को नीचे लाओगे तो रीडिंग डिक्रीजेस, और जब आप रोक के खड़े हैं तो रीडिंग विल बी डिफरेंट। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? जब आप रेस्ट पे हो तो वेइंग मशीन की रीडिंग कुछ और आ रही है, जब ऊपर जा रही है तो कुछ और आ रही है, जब नीचे आ रही है तो कुछ और रीडिंग आ रही है। इन्हीं बातों में डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वो जो रीड करती है दैट रीड्स नॉर्मल एक्शन नॉट वेट। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल एक्शन? नॉर्मल एक्शन होता है क्या बेसिकली? जिस फोर्स से आप वेइंग मशीन को पुश करोगे उस फोर्स को वेइंग मशीन रीड करेगी। ठीक है, और आप किस फोर्स से पुश करोगे दैट इज नॉर्मल एक्शन। और ये जरूरी नहीं है कि आपका नॉर्मल एक्शन वेट के बराबर ही हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि यार ये सर क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्शन तो वेट के बराबर ही होता है जब कोई चीज रखी हुई है, बट यहां पे केस डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, अब अभी तो बंदा खड़ा है, ठीक है, लिफ्ट एट रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये बंदा ऐसे लिफ्ट में है, ठीक है, और रेस्ट पे है, तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी वेट विच इज mg। ठीक है, तो ये वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? ये बोलेगी कि n इज इक्वल टू mg, और ये नॉर्मल एक्शन कितनी बताएगा? वेट के बराबर। तो इस टाइम पे आप देख रहे हो कि जो नॉर्मल एक्शन आ रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द मैन। नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन। व्हाट इज नॉर्मल एक्शन? जिस फोर्स से वो मशीन को पुश कर रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीड करेगा और बोलेगा कि ठीक है भाई ये तुम्हारा वेट है, n इज इक्वल टू mg। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्शन को रीड करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में जो आ रही है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन। ठीक है, बिल्कुल सही से रीडिंग आएगी। अब ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, जैसा बटन ऑन करोगे आप देखोगे कि यार पॉइंटर थोड़ा आगे बढ़ गया। अब देखो क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए मैन का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, अब आप सोचो मैन पे कौन कौन से फोर्स है? कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, है ना? नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन आएगी, इसके पैरों पे लगेगी नॉर्मल एक्शन। ठीक है, नॉर्मल एक्शन आएगी इसके पैर पे, एंड इट्स वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इट्स वेट मैं यहां दिखा देता हूं, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कोई फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स है, इट्स वेट एंड नॉर्मल एक्शन। आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो लिफ्ट पे, आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हो, आपको लग रहा है यार ये मैन के ऊपर जा रहा है, और मैन में ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है। तो अगर मैन में ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो इसका मतलब ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी तभी तो एक्सेलेरेट कर रहा है। आप सेकंड लॉ से सोचो ना, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रही है तो इसका मतलब देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड में दो ही फोर्स है, वी हैव mg एंड वी हैव n, एंड दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन a है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज ma होता है। ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी तभी एक्सेलेरेट कर रहा है, और ऊपर n है, डाउनवर्ड में mg है, तो n माइनस mg इज ma। यहां से आपको समझ में आएगा कि n इज mg माइनस ma। अब बताओ भाई नॉर्मल एक्शन कितनी आ गई? जो नॉर्मल एक्शन आ रही है mg माइनस ma आ रही है। एंड व्हाट इज mg? mg इज योर एक्चुअल वेट, है ना? शायद आपको बात पता होगी, मुझे बोलना चाहिए था कि mg जो होता है दैट इज योर एक्चुअल वेट व्हेन यू आर एट रेस्ट। जो हमने पिछले केस में देखा था दैट इज योर एक्चुअल वेट जो आप देखते हो। बट अब कितना रीड कर रहा है? अब जो रीड कर रहा है वो रीडिंग क्या आ रही है? लेस देन mg। तो जो नॉर्मल एक्शन आ रही है इस केस में देखो वो mg से छोटी हो गई, लेस देन mg। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एपरेंट वेट। दिस नॉर्मल एक्शन इज कॉल्ड apparent weight। apparent weight को मैं लिख देता हूं w dash, and which is less than actual weight, but w is actual। ठीक है, तो इसको हम apparent weight बोलेंगे, जो हमें लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं ऐसा। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कि नॉर्मल एक्शन चेंज कर गई, है ना? और नॉर्मल एक्शन चेंज कर गई तो वो नॉर्मल एक्शन को रीड करेगा। अगर आपका वेट 60 होगा तो वो 72 दिखाएगा। ठीक है, हालांकि वहां पे मास शो करता है, ठीक है, उसमें मास शो करता है वो,
क्लियर आपको कि n इज लेस देन mg, तो दिस इज w डैश, सॉरी n इज mg प्लस ma एंड n इज ग्रेटर देन mg, सॉरी n इज ग्रेटर देन mg. सो इन दिस केस जो नॉर्मल एक्शन आ रही है वो mg से ज्यादा रेट कर रहा है, तो उसका पॉइंटर ज्यादा दिखाएगा एंड योर एपरेंट वेट इज मोर देन एक्चुअल वेट. ऐसा आपको लगेगा कि यार तुम्हारा वेट तो ज्यादा हो गया, रीडिंग ज्यादा गई. ठीक है, अगर ये सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता फिर क्या होता? अगर ये सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है ना, पावर कट हो गया, थोड़ा वेट करिए आप, पावर कट. अगर ये इसका एक्सेलरेशन नीचे होता फिर क्या होता? सोचिए आप, इक्वेशन क्या बनेगी, कौन ज्यादा होता बताइए आप. अगर ये पूरा सिस्टम, पूरी लिफ्ट नीचे जा रही होती, मैं लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं. ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तुम्हें पता है कि अगर ये मैन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जिधर एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स भी उधर ही होता है. एफबीडी से मुझे पता चला कि यार इसके दो फोर्स हैं, एक mg और एक n है, दो ही फोर्स है, बाकी कोई फोर्स नहीं है. तो साफ साफ दिख रहा है कि mg मस्ट बी ग्रेटर देन n. ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी mg which is in downward direction, then we have normal action in upward direction, mg minus n, and this is equal to ma. ठीक है, यहां से समझ में आएगा जो n आ रहा है that is mg minus n, मतलब जो आपका वेइंग मशीन जो नॉर्मल एक्शन बताएगी है ना, वो आपकी इन दिस केस n इज लेस देन mg, जो नॉर्मल एक्शन आएगी वो mg से कम होगी. एंड व्हाट इज नॉर्मल एक्शन? जो उस पे रीडिंग आएगी वो आपकी नॉर्मल एक्शन है. नॉर्मल एक्शन क्या है? जो उस पे रीडिंग आएगी दैट इज नॉर्मल एक्शन, और उसी को हमें वेट पता है कि वही वेट होता है. तो दिस इज एपरेंट वेट, जो हमें लगेगा कि इसमें इतना वेट है. एंड व्हाट इज mg? mg इज योर एक्चुअल वेट. ठीक है, तो वहां पे जो नॉर्मल एक्शन होगी वो mg से कम हो जाएगी. mg नॉर्मल एक्शन कब थी? जब आप रेस्ट पे थे तो आपकी नॉर्मल एक्शन mg थी. इस बार आपकी नॉर्मल एक्शन mg से कम हो गई है, तो जो आपका वेट होगा दैट इज लेस देन mg. ठीक है, एंड व्हाट इज mg? mg इज योर एक्चुअल वेट, w डैश इज लेस देन w. तो यहां पे वेट कम हो जाता है. 3 केसेस हो गए जब लिफ्ट. ठीक है, अच्छा सोचो अगर किसी तरह से लिफ्ट की वो टूट जाए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो बीच में आपको रोक लिया जाता है. ठीक है, ये स्ट्रिंग यहां से स्नैप हो गई, कट हो गई है ना, ऊपर रस्सी लगी होती है, बहुत मोटा होता है लोहे का तार, किसी तरह से कट हो गया. ठीक है, तो अब क्या होगा? लिफ्ट भी फ्री फॉल करेगी, आप भी फ्री फॉल करोगे, वेइंग मशीन सब फ्री फॉल करेंगे. तो व्हाट विल बी रीडिंग? अब इसकी रीडिंग कितनी आएगी सोचो आप. ठीक है, तो इट्स रीडिंग विल बी 0, क्योंकि यार सब कुछ फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट भी गिर रही है ना. आप वेइंग मशीन के ऊपर हो बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फोर्स. क्यों? क्योंकि आप भी ए एक्सेशन से गिर रहे हैं, लिफ्ट भी ए एक्सेशन से जा रही है, और जो वेइंग मशीन है उसका एक्सेशन भी ए है. तो ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप ठीक है, आप उसके ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो. ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फोर्स, क्योंकि सब कुछ फ्री फॉल कर रहा है. अगर वो आपको रोकने की कोशिश करता, कौन? अगर वो आपको वेइंग मशीन रोकने की कोशिश करता तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी आपको कोशिश नहीं कर रहा है, वो भी फ्री फॉल कर रहा है, आप भी फ्री फॉल कर रहे हो, लेफ्ट भी फ्री फॉल कर रही है. तो इन दिस केस एपरेंट वेट विल बी 0, उसमें कोई रीडिंग ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि उस पर कोई है ही नहीं बनता. ठीक है, तो नोट कर लेना, इस लाइन को लिखिए, इन केस ऑफ फ्री फॉल एपरेंट वेट विल बी 0. नोट डाउन इन नोट्स. ठीक है, इन केस ऑफ फ्री फॉल एपरेंट वेट विल बी 0. अगर ये प्रूफ करने का होता हाउ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन बनी हुई है. ठीक है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है मेरे पास अभी. एंड दिस होल सिस्टम इज फॉलोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है. तो चलो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं. कौन कौन सी फोर्स नीचे? वी हैव mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात. तो वी हैव n इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट इज नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? दैट इज mg minus n. So your actual weight minus normal action, and this should be equal to ma. न्यूटन सेकंड लॉ यही तो होता है, F is equal to ma. mg minus n, this is your net force in downward direction which is equal to ma. And what about A? आपको पता है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो खुद ही ग्रेविटी के बराबर है. तो आप यहां से भी समझा सकते हो कि
इन दिस केस एंड विल बी जीरो, मतलब ऐसा लगेगा कि नॉर्मल एक्सचेंज नहीं आ रही है तो वेट विल बी जीरो। क्लियर? तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन बना के समझाने का तरीका हो गया। और वैसे बताएंगे कि समथिंग मतलब अगर पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है तो कोई किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, सब बिल्कुल सेम एक्सेशन से गिरेंगे तो सबके बीच में नॉर्मल एक्शन विल बी जीरो।